2015 के अपन ने पहले क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। दांडी मार्च के टाइम पर हुआ था, तो कौन सा था। अब ये देखो 2009 के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी बात बताई थी कि दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च को गांधी जी ने बोला था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी लिखवाई थी। श्री राजगोपालाचारी तिरुचिपल्ली से, के कलियप्पन और आर के माधवन जो थे वो कलकत्ता से गए थे। असम में सत्याग्रही ने जो सिलहट से नोआखाली तक चले थे, वन सत्याग्रह करा गया था सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर। बिहार के अंदर चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट था। धार सेना के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, सरोजनी नायडू ने इसे कैंपेन को लीड करा था। यूनाइटेड प्रोविंसेस गुजरात के अंदर नो रेवेन्यू कैंपेन चला था, और असम में कनिंगम सर्कुलर जो आया था उसके अगेंस्ट चला था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा हमें आंसर। कौन थे, श्री राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, ये कहाँ से रिलेटेड है। देखो इनके जो गुरु थे ना वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनको कपिलोयट्ट तमिलन, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार थोड़ा सा देख लेना क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जहाज चलाने वाला तमिल आदमी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो शिप चलती थी ना कोस्ट के बीच में, जो अभी अभी इंडियन नेवी के पास जो शिप्स वगैरह या फिर जो पहले माल ढूंढने के लिए जो शिप्स चलती थी उसमें सिर्फ ब्रिटिश का अधिकार था। तो इसके अगेंस्ट क्या उन्होंने एक कंपनी खोली और वो प्रमोट करना शुरू करा, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था, बहुत प्रताड़ित करा गया था, क्योंकि ये उनकी जो अथॉरिटी मोनोपोली थी उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी हमें पता है एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पेपर निकाला था। ये चीज़ हो जाएगा। के कामराज जो होते हैं ना, के कामराज को किंग मेकर कहा जाता था उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को उन्होंने गूंगी गुड़िया कहा था और उनको उन्होंने पीएम बनाया था। फिर देखा था कि इंदिरा गांधी ने क्या करा। तो के कामराज इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर आते हैं, ना कि उससे पहले मूवमेंट में। तो के कामराज का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तो क्या होगा हमारे पास श्री राजगोपालाचारी, लेकिन के कामराज जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर आते हैं, तो वो अपन वहां पे देखेंगे इनको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी क्या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, नहीं एनी बेसेंट थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये चीज़ सही है। तो इसका आंसर सेकंड तो सही है कि बदरुद्दीन तैयबजी थे, लेकिन यहाँ पे देख लो, देखो 1887 के अंदर मद्रास के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अंदर बदरुद्दीन तैयबजी थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1917 के कलकत्ता के अंदर हुआ था, उसके अंदर इनी बेसेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 19 महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी ने हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बताने की बात करी थी, और ये पहली बार सिर्फ 1924 के अंदर ही बेलगांव के अंदर 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर गांधी जी पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, और आखिरी बार भी 1925 के अंदर कानपुर के अंदर सरोजिनी नायडू बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, लेकिन वो इंडियन फीमेल थी। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वो इनी बेसेंट थी, लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ होता तो सरोजिनी नायडू सही होता। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1919 का, और ये मैंने बहुत बार आपको पहले भी बता रखा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऑब्जेक्टिव थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आनी है, डायर के इंट्रोड्यूस करा गया था, सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया गया था, बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इसके अंदर 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, वो किसको दिया गया था, सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन को ग्रांटेड फ्रेंचाइजी करी थी, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया था। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की पोजीशन क्रिएट करी गई थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर इनको दे दिए गए थे। प्रोविंशियल बजट को सेपरेट करा गया था सेंट्रल बजट से। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करा गया था। स्टैट्यूटरी कमीशन को एनालाइज करने का इम्पैक्ट करने के लिए बोला था कि 10 साल बाद इम्पैक्ट को एनालाइज करें, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा था तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1990 डिफाइन क्या करता है, तो ये क्या करता है, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है इन दोनों ने डिफाइन करा है। देखो यहाँ पे बोला है ना कि बाइकैमरलिज्म आ जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, रुको, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, हाई कमिश्नर, प्रोविंशियल बजट सेपरेट कर दिया गया था। एक और चीज़ बोली है इन्होंने,
ये रहा, इट रिलैक्स द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कहीं पे ये क्वेश्चन अपने सेम यही लाइन पे क्वेश्चन करा है 1919 पर, मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं, वो क्वेश्चन जब मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। तो अगर इसका हमसे आंसर पूछा जाए तो ये क्या होगा, बी। वो कौन सा ईयर था एक बार मैं देख के वापस से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी तब बता दूंगी, या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी उस ईयर का पेपर, तो एक बार देख लेना। शायद लैंग्वेज भी यही है कि ज्यूरिडिक्शन जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसके अंदर जो ज्यूरिडिक्शन है सेंट्रल और प्रोविंसेस की, उस पर ये ऑप्शन है शायद, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि इट रिलैक्स द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दोनों को बांट दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाली तो पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वाइसराय, ये चीज ये सब तो अपने मतलब का ही नहीं है क्योंकि एक्ट से बेस्ड है, तो एक्ट के जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन है वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखो, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है। इट रिकमेंडेड द फेडरल गवर्नमेंट, ये चीज़ सही है। इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द ICS, ये 3 गलत है, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर है, 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। प्रोविजन क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो है डिस्टेंस है, इसलिए कॉरिडोर नहीं दिया जाएगा, रिसोर्स को भी डिवाइड नहीं होंगे। और भी प्रोविजंस थे बट मैंने वो फिर लिखे नहीं क्योंकि ये पहले भी कैबिनेट मिशन बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली ऑप्शन 1। अच्छा यहाँ पे लिख दिया, चलो मैंने देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट वुड रिमेन रहेगी, प्रॉब्लम तो रहेगी। फेडरेशन शुड बी फॉर्म्ड आफ्टर मर्जिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, और यही चीज़ पूछी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी किसको मर्ज करके, ब्रिटिश इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मर्ज करके। फिर ये बोला कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन किसके पास रहेगा, सेंटर के पास, और सारे पावर किसको दे दिए जाएंगे, प्रिंसली स्टेट को दिए जाएंगे। ब्रिटिश प्रोविंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कराएगा, एक हिंदू प्रोविंस होगा, एक पंजाब सिंध असम वाला मुस्लिम प्रोविंस होगा, एक असम और बंगाल और अंडमान होगा। फिर प्रोविंसेस अगर चाहते हैं तो वो अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो फॉर्म होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविंसेस विल बी मेड एंड लेटर यूनियन। सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किसका बनाया जाएगा, प्रोविंसेस का बनाया जाएगा, लेटर जो होगा वो यूनियन का बनेगा। और यहाँ पे बोला गया डिस्प्यूट अगर अकर होता है रिलीजियस मैटर पे, तो फिर क्या होगा कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम के सजेशन लिए जाएंगे और इंटरम गवर्नमेंट को है फॉर्म करा जाएगा। तो ये सारी किसने कही थी, कैबिनेट मिशन ने कही थी। तो ये कब आया था, 1946 के अंदर आया था। तो फेडरल गवर्नमेंट की बात कही थी, इनमें से ये दोनों बात तो कहीं पे भी नहीं गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली 1। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of the, अच्छा मुझे ये बताओ जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था मॉडरेट में, गर्मपंथी और नरमपंथी में, वो क्यों हुआ था क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी। विचारधारा किस में अलग थी, स्वदेशी मूवमेंट आया था, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। कब करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, करजन ने 1905 के अंदर, ठीक है, और 11 के अंदर वो एक करते। तो 1905 में जब ये हुआ था तो फिर 1907 के अंदर ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। अब देख भी लो थोड़ा सा, यहाँ पे 1907 के अंदर सूरत के अंदर रासबिहारी घोष होते हैं, फॉरेन बाइकआउट होता है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। यहाँ पे तिलक को मांडले जेल डाल दिया जाता है और उन्हें 6 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। सीडेशन का चार्ज लगाया जाता है, 124A की धारा लगाई जाती है, 124 जो धारा होती है IPC की वो लगाई जाती है उन पर, और वो सीडेशन का चार्ज होता है, और ये अभी भी वैलिड है शायद, लगती है। 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर फिर कब साथ आते हैं, जब कब होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार होते हैं, रीयूनियन होता है किसका, मॉडरेट का और एक्सट्रीमिस्ट का, एग्रीमेंट होता है एफर्ट ऑफ द तिलक और एनी बेसेंट से, और यहाँ पे एग्रीमेंट करा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, लखनऊ पैक्ट साइन होता है, और यहाँ पे एफर्ट किससे होता है, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के बेस में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1907 में तो ये क्या होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं, और 1916 में एक हो जाते हैं। और ये अलग क्यों होते हैं, अलग होने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि स्वदेशी मूवमेंट होता है, बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है, और जो कांग्रेस होती है, नरमपंथी होती है, वो बोलते हैं प्लीन पिटीशन करनी है, जो अंग्रेज हैं वो हमारा बुरा नहीं चाहते, और जो गर्मपंथी होते हैं वो बोलते हैं कि लड़के हमें अपना हक लेना होगा। तो यहीं पर ये क्वेश्चन सारे अपने खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ सकता है क्योंकि यहाँ पे शादी वगैरह चल रही है घर के आसपास कहीं, तो लाउड स्पीकर वगैरह हैं, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। और यहीं पे इसको खत्म करते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट, वहीं पे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मिलूंगी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।